नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है वैसे ही एक शब्द हमें हर रोज लगातार सुनाई दे रहा है, वह है इम्यूनिटी। और हर कोई इन दिनों अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति या इम्यूनिटी को बढ़ाने के त्वरित और आसान मार्ग ढूंढने में व्यग्र है। तो आइए इस वीडियो में हम इम्यूनिटी क्या है, कैसे बनती है, उसे सच में बढ़ाया जा सकता है क्या, इन सारे प्रश्नों को वैज्ञानिक रूप से समझते हैं। शायद आप इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन आपका शरीर एक कभी भी न खत्म होने वाली लड़ाई में लगा हुआ है। आप सचमुच स्टैफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और ई कोलाई जैसे कई जीवाणु और विषाणु से घिरे हुए हैं, जिनका इरादा आपके शरीर के कई साधनों का खुद का पेट भरने के लिए, आश्रय पाने के लिए एवं खुद की वृद्धि के लिए इस्तेमाल करना है। उन्हें मुफ्त भोजन देना यह बिल्कुल हमारा काम नहीं है। तो हमारे शरीर ने इन मुफ्त के ग्राहकों के खिलाफ बचने के लिए एक 3 पंक्ति से युक्त सुरक्षा प्रणाली विकसित की है, जिसे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के अन्य सभी संस्थाओं जैसे श्वसन संस्था, चेता संस्था से कई अलग है। इसका कोई एक विशिष्ट अंग नहीं है। इसके बजाय इसमें पूरे शरीर में व्यापक रूप से फैले भिन्न भिन्न पेशी, उनके समूहों और स्पेशली ट्रेन्ड पेशियों का समावेश है। साथ में ये अनन्य साधारण पेशियां एवं उनसे जुड़े हुए पदार्थ शरीर के संरक्षण का एक जटिल और कुशल कार्य करते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमारा शरीर एक देश है और इनमें रहने वाले सारे लोग, मतलब हमारी सारी पेशियां, जैसे सारे लोगों के अलग अलग व्यवसाय, उसी तरह हर पेशी के भी अलग अलग काम होते हैं। इन्हीं पेशियों में से कुछ पेशियां किसी देश के पुलिस डिपार्टमेंट या सेना की तरह शरीर के रक्षण में जुटी होती है, जो कि 3 स्तरों पर कार्य करती है। तो सबसे पहला स्तर या सबसे पहला सुरक्षा कवच है किसी भी देश की सीमा और उससे जुड़ी हुई प्राकृतिक बाधाएं, जैसे पर्वत, सागर, जिसे पार किए बिना कोई शत्रु देश में प्रवेश नहीं कर सकता। उसी प्रकार हमारे शरीर की त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी पहली सुरक्षा प्रणाली है। तो दोस्तों, इस प्रणाली को मजबूत करने के लिए हम मास्क पहनते हैं और फेस शील्ड का प्रयोग करते हैं और हाथों को भी पूर्ण प्रकार से स्वच्छ करते हैं, ताकि कोई भी विषाणु, चाहे वह कोरोना हो या अन्य, हमारी शरीर की सीमा तक भी ना पहुंच पाए। सुरक्षा की दूसरी पंक्ति है इन्नेट इम्यूनिटी। जैसे किसी देश की पुलिस फोर्स, यह इम्यूनिटी किसी भी व्यक्ति में जन्मजात होती है। जैसे पुलिस किसी भी अपराध स्थल पर सबसे पहले पहुंचती है, वैसे ही किसी विषाणु का प्रवेश होते ही इन्नेट इम्यूनिटी सबसे पहले सक्रिय होती है। इसके 2 अवसर होते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। यह एक प्रकार की पेशियां है। यह दोनों अवसर किसी भी जीवाणु और विषाणु में अंतर नहीं कर सकते और हर अपराधी का समान रूप से सामना करते हैं। वे विषाणु का फैलाव रोकने की कोशिश करते हैं और शरीर की स्पेशल फोर्सेस, मतलब सुरक्षा की तीसरी प्रणाली को सूचित करते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे बॉलीवुड के जाने माने विलन गब्बर सिंह और मुगैम्बो विषाणु हैं। जब यह विलन रूपी विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तब यह इन्नेट इम्यूनिटी के अवसर यानी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट उनकी कुछ ही चीजों को पहचान पाते हैं, जैसे कि मुगैम्बो का चमकीला सूट या गब्बर सिंह का गोली का पट्टा। लेकिन वे यह विलन कौन है यह नहीं बता पाते। यह जानकारी वह तीसरे पंक्ति के स्पेशल फोर्सेस को देते हैं। सुरक्षा की तीसरी पंक्ति है अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो कि किसी भी देश की स्पेशली ट्रेन्ड कमांडोज के समान होती है। इनके 2 प्रमुख कमांडोज हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये भी एक प्रकार की पेशियां ही है। जब हमारी इन्नेट इम्यूनिटी की सामान्य पुलिस फोर्स टी लिम्फोसाइट को सूचित करती है कि हमने ऐसा विषाणु देखा है जिसके पास चमकीला सूट या गोली का पट्टा है, तब यह बात टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को बताते हैं। बी लिम्फोसाइट को मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। इनके पास एक लाइब्रेरी की तरह शरीर में आए हुए अब तक की सारे विषाणुओं की जानकारी संग्रहित होती है। टी लिम्फोसाइट की जानकारी पर बी लिम्फोसाइट तुरंत समझ जाती है, ये चमकीला सूट वाला जरूर मुगैम्बो है और गोली के पट्टे वाला गब्बर सिंह का हमला है। और इस वक्त टी लिम्फोसाइट अपने विशिष्ट शस्त्र, जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। एंटीबॉडीज हर विषाणु के लिए अलग और विशिष्ट होती है। जैसे मुगैम्बो का खात्मा सिर्फ मिस्टर इंडिया कर सकता है और गब्बर सिंह के लिए जय वीरू। अगर सही एंटीबॉडीज ना हो तो विषाणु का अंत नहीं हो सकता। इसी तरह जब कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तब इन्नेट इम्यूनिटी सबसे पहले सक्रिय होती है और बी लिम्फोसाइट की स्पेशल फोर्स को सूचित करती है। लेकिन चूंकि यह एक नया वायरस है, बी लिम्फोसाइट के पास इसे लड़ने की जानकारी और शस्त्र यानी एंटीबॉडीज उपलब्ध नहीं है।
तथा यह विशिष्ट एंटीबॉडीज ना होने के कारण इनेट इम्यूनिटी अपनी पुलिस फोर्स बढ़ाते ही जाती है, बढ़ाते ही जाती है। यह कोरोना का खात्मा नहीं कर सकती, लेकिन उसका शरीर में फैलाव रोकने की कोशिश करती है। ऐसे वक्त पर पेशेंट में गले में खराश, बुखार, खांसी, बदन दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिन्हें हम कोरोना के लक्षण मानते हैं। ज्यादातर लोगों में इनेट इम्यूनिटी की आम पुलिस सफल भी होती है, जब तक बी लिम्फोसाइट के स्पेशल कमांडोज अपने शस्त्र यानी एंटीबॉडीज तैयार ना कर ले। लेकिन कुछ लोगों में यह पुलिस फोर्स इतनी बढ़ जाती है कि उनकी कार्रवाई नियंत्रण से बाहर जाकर अपने ही शरीर को घातक हो जाती है और पेशेंट को निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ और श्वास रोध जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे जान को भी खतरा हो सकता है। सर्वसामान्य पेशेंट्स में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है, तब कोरोना का खात्मा होकर रोगी सफलतापूर्वक ठीक हो जाता है। ऐसे लोगों में कोरोना इन्फेक्शन खत्म होने के बाद भी खून में एंटीबॉडीज उपलब्ध रहती है। साथ में उनके बी लिम्फोसाइट को कोरोना से सफलतापूर्वक निपटने के एंटीबॉडीज पैदा करने का तरीका भी याद हो जाता है, जिसके कारण सामान्यतः उनको फिर से कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हो पाता। अब जबकि हम यह समझ चुके हैं कि इम्यूनिटी का आधार स्तंभ है एंटीबॉडीज, तो इसे हासिल करने के दो पर्याय उपलब्ध हैं। एक है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। यह समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जब हमारे देश में कोई शस्त्र ना हो, तब हम दूसरे देश से शस्त्र मांग कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि हमें यह शस्त्र फौरन युद्ध के दौरान मिल जाएंगे और हम युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन त्रुटि यह है कि यह शस्त्र सीमित मात्रा में ही होंगे, तो युद्ध के दौरान अगर समाप्त हो गए तो हमें हार का सामना करना पड़ेगा। तो इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें हम कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति के शरीर से पहले से निर्मित एंटीबॉडीज प्लाज्मा के माध्यम से निकालकर कोरोना ग्रस्त गंभीर रोगी को प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। अगला तरीका है एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ बात आती है वैक्सीनेशन की, जिस पर अभी भी संशोधन जारी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शस्त्र दूसरे देश से खरीदने के बजाय सिर्फ शस्त्र बनाने की तकनीक सीख ले, जिससे कि हम जब चाहे और जितना चाहे शस्त्र बना सकते हैं, जिससे हमारी जीत निश्चित है। वैक्सीन मतलब कोरोना का एक बहुत ही सूक्ष्म हिस्सा जो शरीर को संक्रमित करने में असमर्थ है, लेकिन वह बी लिम्फोसाइट को कोरोना इन्फेक्शन ना होते हुए भी इन्फेक्शन जैसी ही मेमोरी प्रदान करता है और उन्हें एंटीबॉडीज निर्माण करने की क्षमता प्रदान करता है। इसका मतलब टीका लगाया गया व्यक्ति एंटीबॉडीज को उस व्यक्ति की तरह बना सकता है जो कोरोना से सफलतापूर्वक लड़ चुका हो। अब इस पूरी जानकारी से हमें पता चल चुका है कि इम्यूनिटी मतलब कोई एक आसान प्रक्रिया नहीं, बल्कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रक्रियाओं का समामेलन है। इसका प्रभावशाली रूप से कार्य करना हमारी अच्छी मानसिक स्थिति, जो कि भिन्न प्रकार के पेशियों को सूचित करने के काम आती है ताकि वह संक्रमण की जगह तुरंत पहुंच सके, एक उम्दा हृदय और श्वसन प्रणाली जो कि इन पेशियों को ऑक्सीजन की समय पर आपूर्ति कर पाए, और हमारे इन सारे लड़वई अफसरों को अच्छा पोषण देने के लिए हमारी पोषण स्थिति, जो कि हमारी जठरांत्र प्रणाली और हमारे लीवर की कार्यस्थिति पर निर्भर है। तो दोस्तों, इससे यह चीज आपको जरूर समझ में आ चुकी होगी कि अच्छी इम्यूनिटी आपके पूरे शरीर के सर से पैर तक प्रभावी कार्य यंत्रणा पर निर्भर है। तो इसे आप सिर्फ अदरक, हल्दी, लहसुन खा के नहीं बढ़ा सकते। तो इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए क्या करना है और कोरोना के विरुद्ध इसे कैसे सक्षम करें, इन सारी बातों को अगली वीडियो में समझते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सबसे महत्वपूर्ण अपनी सकारात्मकता को बनाए रखें। धन्यवाद।